स्क्रीन पर दौड़ते, उछालते और हवा में कलाबाजियां खाते हुए एनिमेटेड किरदारों को देखना एक ऐसा अनुभव है जो हमेशा एक गहरा कौतूहल जगाता है। इस गहरी चर्चा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं भी यहाँ इस विषय पर अपने विचार रखने के लिए पूरी तरह उत्सुक हूँ। और सच कहूँ तो वो किरदार बिल्कुल असली लगते हैं, पर अगर एक पल रुककर सोचा जाए तो वो असल में क्या है? वही तो, मतलब महज कुछ पेंसिल की रेखाएं हैं, कुछ रंग और आकृतियां। एक सपाट स्क्रीन पर खींची गई इन बेजान रेखाओं में अचानक जान कैसे आ जाती है? बिल्कुल, और कैसे एक साधारण सी ड्राइंग ये महसूस करा देती है कि उसमें वजन है या गति है और वो सच में सांस ले रही है। ये सच में किसी जादुई करतब जैसा प्रतीत होता है। हाँ, पर इस पर्दे के पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि विज्ञान, गणित और मनोविज्ञान का एक बहुत ही सटीक और गहरा मिश्रण काम कर रहा होता है। सही कहा आपने। एनिमेटर्स असल में मानव दृष्टि और मस्तिष्क की कमियों के साथ एक बहुत ही खूबसूरत खेल खेलते हैं। और इसी खेल के सबसे बड़े रहस्य आज की इस गहरी चर्चा का विषय है। आज की इस चर्चा का स्रोत एनिमेशन की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित किताब है रिचर्ड विलियम्स की एनिमेटर सर्वाइवल किट। हाँ, ये किताब किसी बाइबल से कम नहीं है। और आज हमारा पूरा ध्यान इस किताब के एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्से पर केंद्रित रहेगा, जो है चैप्टर 9, रन एंड जंप एंड स्किप्स। बिल्कुल, और इस चर्चा का हमारा लक्ष्य ये समझना है कि एनिमेशन में गति या मूवमेंट का विज्ञान कैसे काम करता है और कैसे एक एनिमेटर समय और गुरुत्वाकर्षण के नियमों को मोड़कर हमारी आंखों के सामने एक दृष्टिभ्रम पैदा करता है। चलिए अब इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस अध्याय की शुरुआत में ही रिचर्ड विलियम्स एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे अहम नियम स्थापित करते हैं। हाँ, जो कि चलने और दौड़ने के बीच का तकनीकी फर्क है। स्क्रीन पर किसी किरदार को चलाते या दौड़ाते हुए दिखाने के लिए इसको समझना सबसे जरूरी है। आमतौर पर तो लोग यही मान लेते हैं कि दौड़ना महज तेज गति से चलना है, पर एनिमेशन की दुनिया में इस धारणा को पूरी तरह से नकार दिया गया है। वही किताब में संतर को बहुत ही स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। एक वॉक या चलने की प्रक्रिया में हमेशा एक पैर जमीन पर टिका होता है। बिल्कुल, किरदार कितनी भी तेजी से क्यों न चल रहा हो, जब तक शरीर का संपर्क जमीन से बना हुआ है वो एक वॉक ही कहलाएगी। लेकिन एक रन या दौड़ में एक पल ऐसा जरूर आना चाहिए जब दोनों पैर हवा में हों। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये केवल गति या स्पीड का अंतर नहीं है, ये एक डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक है। यानी यही वो मुख्य विशेषता है जो इन दोनों क्रियाओं को अलग करती है। हाँ, एकदम अलग पहचान है। हाँ। जब कोई दौड़ता है तो वो असल में एक कदम से दूसरे कदम के बीच हवा में एक छोटी सी छलांग लगा रहा होता है, और उस छलांग के दौरान शरीर पूरी तरह से गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होकर हवा में तैरता है। एनिमेशन में इसी एयरबोर्न या हवा में रहने वाले पल को सही सटीकता के साथ पकड़ना ही दौड़ने का असली रहस्य है। श्रोताओं के लिए ये सोचना बहुत हैरत अंगेज हो सकता है कि कैसे हमारे रोजमर्रा के जीवन का ये साधारण सा सच एनिमेशन का सबसे बड़ा नियम बन जाता है। सच में, लेकिन इसी छलांग और तेज गति की वजह से एनिमेशन के नियम पूरी तरह बदल जाते हैं। हाँ, किताब बताती है कि रन्स में बहुत कम समय के भीतर बहुत ज्यादा एक्शन हो रहा होता है, इसलिए दौड़ने वाले दृश्यों को हमेशा वंस पर एनिमेट करना पड़ता है। वंस का मतलब है कि फिल्म के हर एक फ्रेम के लिए एक नई ड्राइंग बनानी पड़ती है। यानी एक सेकंड के एक्शन के लिए 24 अलग अलग चित्र। पर यहाँ एक सवाल उठता है, ये तो बहुत मेहनत और समय लेने वाला काम है। बहुत ज्यादा। तो क्या एनिमेटर्स समय बचाने के लिए इसे टूल्स पर, यानी हर 2 फ्रेम के लिए एक ड्राइंग पर नहीं बना सकते? देखिए, ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और कई बार ऐसा करने की कोशिश भी की गई है। लेकिन समस्या ये है कि जब गति बहुत तेज होती है तो आंखें बहुत सी चीजों को एक साथ प्रोसेस कर रही होती हैं। तो नतीजा क्या निकलता है? अगर एनिमेटेड टूल्स का इस्तेमाल करेगा तो स्क्रीन पर वो दौड़ झटकेदार, चौपी या स्ट्रोब लाइट जैसी लगेगी। ओह, मतलब उसमें वो प्रवाह या फ्लो नहीं होगा जो एक असली दौड़ में होता है। बिल्कुल नहीं होगा। एक तेज दौड़ में हर मिलीसेकंड में शरीर का आकार बदलता है। इस निरंतरता को बनाए रखने के लिए 24 फ्रेम प्रति सेकंड का कड़ा नियम अपनाना ही पड़ता है। गति और समय के इसी गणित को समझना इस अध्याय का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। किताब में गति के अलग अलग फॉर्मूले दिए गए हैं।
हाँ, जो एनिमेशन की रिदम तय करते हैं। उदाहरण के लिए एक सामान्य दौड़ जो बहुत ज्यादा तेज नहीं है, उसमें एक कदम के लिए 6 चित्र लगते हैं। इसे 4 कदम प्रति सेकंड की गति माना जाता है। लेकिन अगर किसी कार्टून किरदार को तेजी से दौड़ाना है तो 4 ड्राइंग रन का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, जिससे चित्र कम हो जाते हैं और गति स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। पर बात यही नहीं रुकती। अगर गति को चलम पर ले जाना है तो 3 ड्राइंग रन का इस्तेमाल होता है। इसको रिचर्ड विलियम्स एक पहिए या चक्र से तुलना करके समझाते हैं, जो एक बहुत ही सटीक एनालॉजी है। बिल्कुल, अगर स्क्रीन पर किसी पहिए को गोल घूमते हुए दिखाना है तो कम से कम 3 अलग-अलग पोजीशन की जरूरत होगी। हाँ, अगर सिर्फ 2 पोजीशंस होंगी तो पहिया घूमता हुआ नहीं, बल्कि सिर्फ आगे पीछे हिलता हुआ लगेगा। सही पकड़ा आपने। रोटेशन या घुमाव का एहसास पैदा करने के लिए 3 बिंदु आवश्यक हैं। इसलिए एक अत्यंत तेज दौड़ के लिए भी कम से कम 3 चित्र जरूरी माने जाते हैं। लेकिन किताब में इसके बाद एक ऐसी गति का जिक्र है जो भौतिकी के नियमों को ही चुनौती दे देती है, और वो है 2 ड्राइंग रन। हाँ, जो कि 12 कदम प्रति सेकंड की गति है। सिर्फ 2 चित्र, पर अभी जो पहिए वाला सिद्धांत हमने सुना, उसके हिसाब से तो 2 ड्राइंग रन काम ही नहीं करना चाहिए। असूलन तो नहीं करना चाहिए। अगर 3 ड्राइंग से एक अच्छा रोटेशन मिल रहा है तो फिर 2 ड्राइंग रन की मुसीबत मोल लेने की क्या जरूरत है? झिलमिलाहट या फ्लिकर पैदा करके फिर उसे छुपाने का क्या तुक है? ये सवाल एनिमेशन की उस सीमा को छूता है जहां यथार्थवाद यानी रियलिज्म खत्म होता है और अतिशयोक्ति या एग्जैजरेशन शुरू होती है। मतलब जब किरदार को हद से ज्यादा तेज दिखाना। बिल्कुल। 3 ड्राइंग रन एक बहुत तेज दौड़ दिखाता है, लेकिन कभी-कभी कहानी को एक ऐसी भयानक या पागलपन वाली गति की आवश्यकता होती है जिसे आंखें स्पष्ट रूप से देख ही न सकें। जैसे कोई किरदार बिजली की गति से भाग रहा हो। हाँ, और 1940 के दशक के महान निर्देशकों ने इस असंभव गति को संभव करने की ठानी। उन्होंने स्वीकार किया कि सिर्फ 2 चित्रों होने से स्क्रीन पर फ्लिकर होगा और आंखें उसे एक दौड़ते हुए इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक ही जगह पर झपकती हुई 2 आकृतियों की तरह दिखेंगी। पर उन्होंने इस दृष्टि भ्रम को गढ़ने के लिए कुछ बेहद चतुर तरकीबें निकाली। और वो तरकीबें सच में किसी भ्रम जाल से कम नहीं है। पहली तरकीब ये है कि जब किरदार के पैर पासिंग पोजीशन में होते हैं, यानी जब एक पैर दूसरे को पार कर रहा होता है, हाँ, तो उन्हें शरीर के ठीक नीचे रखने के बजाय एक दूसरे के बहुत पास रखा जाता है। इससे क्या होता है कि आंखें उन 2 पास वाले चित्रों को एक साथ पढ़ लेती हैं और खाली जगह को खुद ही भरकर सीधे अगले कदम पर छलांग लगा जाती हैं। इसके अलावा आकृतियों को ओवरलैप भी किया जाता है। एक फ्रेम की ड्राइंग दूसरे फ्रेम की ड्राइंग के ऊपर इस तरह रखी जाती है कि एक निरंतरता का एहसास हो। और सबसे मजेदार तरकीब है ध्यान भटकाना या मिसडायरेक्शन। हाँ, ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। जब कोई किरदार इतनी भयानक गति से दौड़ रहा होता है तो उसके हाथों को बेतहाशा स्क्रीन पर हर तरफ लहराया जाता है। बिल्कुल, जिसे हम फ्लेलिंग फ्रैंटिकली कहते हैं। हाथ इतनी तेजी से हिलते हैं कि देखने वाले का पूरा ध्यान उस अराजकता पर चला जाता है और पैरों की वो तकनीकी झिलमिलाहट छिप जाती है। इसी झिलमिलाहट को छुपाने के लिए एक और शानदार तकनीक का जिक्र है जिसे 2 फ्रेम डिसॉल्व्स कहा गया है। हाँ, ये तकनीक तो जैसे गति पर एक पॉलिश या चिकनाहट लगाने जैसी है। लेकिन श्रोताओं को शायद ये जानना हो कि ये डिसॉल्व काम कैसे करता है। इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझा जा सकता है। कल्पना कीजिए कि 2 पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट तस्वीरें हैं। एक में पैर आगे है और दूसरी में पीछे। ठीक है। अगर इन दोनों पारदर्शी तस्वीरों को एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो दोनों पोजीशन एक ही समय में धुंधली से दिखाई देंगे। एनिमेशन में 2 फ्रेम डिसॉल्व्स ठीक यही करता है। एक फ्रेम को दूसरे फ्रेम के साथ 50-50 एक्सपोजर में मिला दिया जाता है। हाँ, जिससे कृत्रिम मोशन ब्लर पैदा होता है। आंखें इस धुंधलेपन को एक तेज गति के रूप में स्वीकार कर लेती हैं और वो दौड़ झटकेदार नहीं लगती। यहाँ पर आकर बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि अब यहाँ हम विज्ञान से आगे बढ़कर भावनाओं पर आते हैं। हाँ, क्योंकि गति, गणित और फ्रेम रेट के इस तकनीकी चाल से निकलकर रिचर्ड विलियम्स अब किरदार के व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी की बात करते हैं। किताब में इसे द रेसिपी का नाम दिया गया है। द रेसिपी यानी वो नुस्खा जो किरदार को अलग बनाता है। ये स्थापित किया गया है कि एक दौड़ सिर्फ पैरों का हिलना नहीं है, ये इस बात का आईना है कि दौड़ कौन रहा है। और ये एनिमेशन का सबसे मानवीय पहलू है। एक ही गति से दौड़ने वाले 2 अलग-अलग लोग एक जैसे नहीं दिख सकते। क्या वो कोई भारी भरकम इंसान है, कोई नाजुक सी बच्ची है, एक
थका हुआ व्यक्ति है या कोई एथलीट, हर किसी के दौड़ने का तरीका उनके शरीर की बनावट को दर्शाता है। बिल्कुल। और द रेसिपी का एक और बहुत महत्वपूर्ण नियम है, जो है किरदार की प्रेरणा। वो किससे दूर भाग रहा है या किस चीज की तरफ भाग रहा है। हाँ, डर कर जान बचाने के लिए भागने वाले शरीर की भाषा और खुशी से किसी को गले लगाने के लिए दौड़ने वाले शरीर की भाषा में जमीन आसमान का अंतर होता है। इस शारीरिक भाषा को समझने के लिए किताब में मोटे इंसान यानी फैट मैन वाला उदाहरण बहुत गहराई से समझाया गया है। जब एक भारी वजन वाला इंसान दौड़ता है तो उसका शरीर गुरुत्वाकर्षण के साथ एक निरंतर युद्ध लड़ रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई एक बहुत भारी सूटकेस लेकर ढलान पर दौड़ने की कोशिश कर रहा हो। इस दौड़ में अप एंड डाउन यानी ऊपर नीचे का मोशन बहुत ज्यादा होता है। भारी शरीर जब जमीन पर आता है तो पूरा वजन नीचे की तरफ धंसता है और फिर खुद को वापस हवा में ढकेलने के लिए उसे बहुत जोर लगाना पड़ता है। हाँ, उसके पैर जमीन से ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाते और उसे खुद को आगे खींचना होता है, जिसके लिए अपने सिर को बहुत ज्यादा आगे की तरफ झुकाना पड़ता है। इस उदाहरण में हाथों का मूवमेंट और शरीर का झुकाव या लीन बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि दौड़ते समय हाथ बस पैरों की विपरीत दिशा में एक मशीन की तरह चलते हैं। लेकिन एनिमेटर इस नियम को तोड़ सकता है। एक भारी इंसान अपने हाथों को शरीर के करीब रखकर दौड़ सकता है, जो उसके थकान या वजन को दर्शाता है। वहीं गति और शरीर के झुकाव का संबंध एक पूरा विज्ञान है, जिसे एक मोटर बाइक के मुड़ने वाले उदाहरण से बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। हाँ, मोटर बाइक वाला वो उदाहरण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बहुत अच्छे से समझाता है। जब एक तेज रफ्तार मोटर बाइक किसी मोड़ पर मुड़ती है तो वो बाहर की तरफ गिरने से बचने के लिए घुमाव की दिशा में झुक जाती है। और एनिमेशन में भी ठीक यही भौतिकी लागू होती है। जब कोई तेजी से दौड़ता हुआ किरदार स्क्रीन पर मुड़ता है तो एनिमेटर उसके शरीर को उस मोड़ के केंद्र की तरफ झुका देता है। सोचने वाली बात है कि ये सब कुछ एक सपाट 2D कागज पर हो रहा होता है, लेकिन देखने वाले का दिमाग उस झुकाव को देखकर गति और फोर्स का बिल्कुल असली एहसास कर लेता है। गुरुत्वाकर्षण और भौतिकी के यही नियम तब और भी ज्यादा जटिल हो जाते हैं जब किरदार को जमीन पूरी तरह छोड़नी होती है, यानी जंप्स या छलांग लगाने के दौरान। एक छलांग कभी भी अचानक नहीं होती। इसके लिए एंटिसिपेशन या तैयारी की जरूरत होती है। ठीक वैसे ही जैसे किसी स्प्रिंग को उछालने से पहले दबाना पड़ता है। हाँ, किरदार को छलांग लगाने से पहले अपने शरीर को नीचे की तरफ सिकोड़ना पड़ता है, ऊर्जा इकट्ठा करनी पड़ती है और फिर वो उस ऊर्जा को रिलीज करके हवा में जाता है। बिल्कुल, लेकिन असली चुनौती हवा में जाने के बाद शुरू होती है। इसे तकनीकी भाषा में वेट ऑन अ जंप कहा गया है। अगर कोई किरदार हवा में उच्चतम बिंदु पर जाकर महज एक पोज में जम जाए तो क्या होगा? वो शायद एक गैस के गुब्बारे की तरह लगेगा जो हवा में तैर रहा हो। लेकिन क्या उस छलांग की गति या मोमेंटम अपने आप में उसे आगे ले जाने के लिए काफी नहीं है? हवा में जाकर एनिमेट करने की क्या जरूरत है? मोमेंटम उसे आगे जरूर ले जाएगा, लेकिन शरीर के अंग पत्थर की तरह जम नहीं सकते। अगर हम चाहते हैं कि किरदार में वजन महसूस हो, तो छलांग के बीच में भी जब वो हवा में हो, एक्शन लगातार होते रहना चाहिए। हाँ, उसके हाथ थोड़े हिलने चाहिए, पैर जमीन पर उतरने की तैयारी में अपनी पोजीशन बदल रहे होने चाहिए, या उसके कपड़े हवा के दबाव से फड़फड़ाने चाहिए। ये निरंतर गति ही इस बात का प्रमाण होती है कि गुरुत्वाकर्षण अभी भी उस शरीर पर अपना असर डाल रहा है और उसे नीचे खींच रहा है। हवा में वजन और लय महसूस कराने की इस जद्दोजहद से एक और दिलचस्प हरकत सामने आती है, जहां गुरुत्वाकर्षण के साथ एक अलग ही तरह का खेल खेला जाता है, और वो है फुदकना या स्किप्स। हाँ, और ये दौड़ने और कूदने से बिल्कुल अलग है। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो हमें ये समझना होगा कि स्किप तकनीकी रूप से है क्या। हम अक्सर इसे तेज चलने या अजीब तरह से दौड़ने का ही एक रूप मान लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक स्किप असल में एक ही पैर पर 2 बार उछलना है। इसे स्टेप हॉप के पैटर्न में समझा जा सकता है। पहले एक पैर जमीन पर रखा जाता है यानी स्टेप, फिर उसी पैर से एक छोटी सी उछाल ली जाती है यानी हॉप, और उसके बाद दूसरा पैर जमीन पर आता है। ये सामान्य चाल नहीं है, ये एक रिदमिक डांस है, एक लयबद्ध नृत्य है। और इस लय को समझाने के लिए रिचर्ड विलियम्स ने किताब में एक बहुत ही अजीब लेकिन सटीक उदाहरण चुना है, एक बूढ़ी औरत यानी ओल्ड लेडी का फुदकना। उन्होंने इसे एक एनिमेटेड रोड मैप कहा है। लेकिन सोचने वाली बात है कि एक स्किप जैसी ऊर्जावान हरकत को समझाने के लिए किसी एथलीट या छोटे बच्चे के बजाय एक बूढ़ी औरत का उदाहरण क्यों? मेरी समझ से ये एक बहुत ही शानदार रचनात्मक चुनाव है।
एक बूढ़ी औरत की शारीरिक बनावट यानी एनाटॉमी कमजोर और नाजुक होती है। हाँ, जब वो फुदकती है तो उस कमजोर शरीर और उस ऊर्जावान एक्शन के बीच एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट पैदा होता है। उसके फुदकने के दौरान उसके कपड़ों की सिलवटें, उसकी रीढ़ की हड्डी का हर एक झुकाव और गुरुत्वाकर्षण के साथ उसका संघर्ष बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगर कोई एथलीट फुदकेगा तो उसकी मांसपेशियां उस झटके को आसानी से सोख लेंगी। बिल्कुल, लेकिन बूढ़ी औरत के मामले में हर एक स्टेप और हॉप पर वजन का गिरना और उठना इतने अतिरंजित या एग्जैजरेटेड तरीके से होता है कि वो एनिमेशन के हर नियम को एक खुली किताब की तरह सामने रख देता है। इस पूरी कला और विज्ञान और शरीर के इस अप एंड डाउन मोशन की जड़ें इतिहास में बहुत गहराई तक जाती हैं। इस अध्याय को पूरी तरह समझने के लिए एडवर्ड मुइब्रिज का जिक्र करना अनिवार्य है। 1887 में मुइब्रिज द्वारा प्रकाशित ह्यूमन एंड एनिमल लोकोमोशन वो नींव है जिस पर आज का पूरा एनिमेशन टिका है। ये वही फोटोग्राफर थे जिन्होंने कैमरे के जरिए ये साबित किया था कि घोड़े के दौड़ते समय एक पल ऐसा आता है जब उसके चारों पैर हवा में होते हैं। और इंसानों की गति को समझने के लिए उन्होंने जो ग्रिड बैकग्राउंड का इस्तेमाल किया था वो अपने आप में क्रांति थी। उन्होंने कैमरे के पीछे एक ग्रिड या रेखाओं वाला बैकग्राउंड लगाया था। इसकी वजह से कोई भी स्पष्ट रूप से नाप सकता था कि चलते, दौड़ते या फुदकते समय शरीर का कौन सा हिस्सा कितना ऊपर जाता है और कितना नीचे आता है। कूल्हे या हिप्स कब गिरते हैं, कंधे कब उठते हैं। आज 100 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद और डिजिटल एनिमेशन के इस युग में भी शरीर के गुरुत्वाकर्षण और गति को समझने के लिए वो तस्वीरें सबसे प्रामाणिक स्रोत मानी जाती हैं। हाँ, एनिमेटर्स आज भी उसी 19वीं सदी के विज्ञान का इस्तेमाल करके 21वीं सदी की स्क्रीन्स पर जादू रच रहे हैं। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? 24 फ्रेम प्रति सेकंड के कड़े नियम से लेकर 12 कदम प्रति सेकंड की असंभव गति पैदा करने के लिए आंखों को धोखा देने तक, मोटे इंसान के भारी कदमों से लेकर एक बूढ़ी औरत के लयाबद्ध नृत्य तक। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि एनिमेशन महज कुछ अच्छी ड्राइंग्स बनाने की कला नहीं है। ये भौतिक विज्ञान, शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान का एक बेहद जटिल लेकिन खूबसूरत मिश्रण है। जब स्क्रीन पर कोई दौड़ता हुआ किरदार दिखाई देता है तो वो असल में गणित के सटीक फॉर्मूलाज और मानव स्वभाव के गहरे अध्ययन का एक संयोजन होता है। हर एक फ्रेम, हर एक रेखा और ओवरलैप की गई हर एक आकृति इस तरह से पिरोई जाती है कि मानव दृष्टि उस भ्रम को पकड़ ना सके और मस्तिष्क उस चित्र को एक जिंदा सांस लेते हुए प्राणी के रूप में बिना किसी सवाल के स्वीकार कर ले। ये पूरा अध्याय एनिमेशन को देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल देता है। और इसी विषय से जुड़ा एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। अगली बार जब भी स्क्रीन पर कोई तेज एक्शन वाली फिल्म चले या कोई कार्टून किरदार बिजली की गति से दौड़े तो उस गति के पीछे छिपे हुए उस ब्लर या छिलमिलाहट पर गौर करने की कोशिश की जानी चाहिए। श्रोताओं के लिए ये सोचना बहुत ही दिलचस्प होगा कि दिमाग को ये विश्वास दिलाने के लिए कि कोई चीज सच में दौड़ रही है, उन अदृश्य फ्रेम्स में कितनी चालाकी से बदलाव किए गए होंगे। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब एक साधारण सी 2D ड्राइंग हमारे दिमाग को गुरुत्वाकर्षण और गति का इतना पक्का विश्वास दिला सकती है, तो आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां हर तरफ स्क्रीन्स मौजूद हैं और कौन-कौन सी ऐसी चीजें हैं जो असल में सिर्फ एक चालाकी से बुना गया ऑप्टिकल इल्यूजन या दृष्टिभ्रम है। क्या हमारी पूरी डिजिटल वास्तविकता ही ऐसे अदृश्य फ्रेम्स और मानसिक धोखों का एक जटिल खेल तो नहीं है जिसे दिमाग बिना सवाल किए सच मान लेता है? ये सच में गहराई से सोचने वाली बात है। इस गहरे विचार के साथ आज की इस विस्तृत और ज्ञानावर्धक चर्चा को यहीं विराम दिया जाता है। अगली बार जब भी कोई एनिमेटेड किरदार हवा में छलांग लगाएगा तो उसके पीछे कुछ शानदार विज्ञान और कला की सराहना जरूर की जाएगी। इस सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।